today I am going to start new chapter फेडरलिज्म. ओके. और इससे पहले मैंने पावर शेयरिंग पढ़ाया था और पावर शेयरिंग की जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी. यूट्यूब चैनल दैट इज़ सिंप्लीफाइड सोशल साइंसेज बाय साक्षी शर्मा. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of the next video, and I hope it will be beneficial for you, whatever I am going to do. Okay, the next chapter of your democratic politics of class 10th is federalism. We already discussed about the power sharing in the previous chapter. What is power sharing? Basically, the division of work and labor according to their specialization with the transfer of authority, responsibility, and accountability. But here we are discussing about the another feature, that is the federalism. Federalism means a federal. Federal means freedom in layman language. It derives from the word federal. Whenever we are talking about the power sharing, that means the transfer of power, work and labor, or you can say authority, and divide them according to their specialization with freedom. This is the main motive of federalism. In short, in layman language हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी को पावर देते हैं, पावर डिवाइड कर देते हैं, तो उसको उस पावर को अपने हिसाब से एक्सरसाइज करने की फ्रीडम भी देनी चाहिए. अगर उसके पास काम करने की फ्रीडम नहीं होगी तो हमें रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव या कह लो फेवरेबल नहीं मिलेंगे. चलो, let's go to the definition of the power sharing. A system of government in which power is divided by a constitution between a central and regional government, or you can say state government. एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हर कोई अपना अपना काम फ्रीडम के साथ कर सके. इट रिड्यूस द बर्डन ऑन अ सिंगल यूनिट of a government, as well as the distribution of the work, ensures the efficiency as well as the specialization and perfection, avoid error and omissions in the work, and it leads to the successful nation as well as the successful democratic politics. Okay, next is your United States. United States में हम बात करते हैं फेडरल, स्टेट, लोकल एंड स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट. We will discuss about it in the next slide, or you can say you will I want to say you will already understand, you will be understand with the help of the example whichever I will given to you in the next slide. Okay, so take a look. In rural administration, structure of पंचायती राज. According to the 72 amendment of the constitution, हमारे पंचायती राज सिस्टम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया गया था. यू कैन से कि इंक्लूड किया गया था. फर्स्ट इज़ द हाईएस्ट मोस्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें आपकी जिला परिषद आते हैं, जिला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है. नेक्स्ट इज़ योर ब्लॉक समिति, जिसको हम ब्लॉक लेवल कहते हैं. इसमें आपकी पंचायत समिति हैं, जनपद पंचायत है. लास्ट वन इज़ योर विलेज लेवल, जहाँ पे ग्राम पंचायत है. दिस इज़ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, जिसको आप रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. और आपने ये सब चैप्टर 6th क्लास में पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से. नेक्स्ट इज योर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. फर्स्ट इज सेंट्रल, सेकंड इज स्टेट एंड देन इज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़. देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल जो नेशनल इश्यूज़ और नेशनल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, जिसमें हमारे हेड ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हैं, जिसमें आपके वाइस प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं. ठीक है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर है, पूरा का पूरा कैबिनेट है. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट एरियाज़ के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ डिसाइड होंगी, जितने भी प्लान्स बनाए जाएंगे, 5 ईयर प्लान्स से लेके डेवलपमेंटल प्लान्स, वो सब के सब सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाए जाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट. हर स्टेट को कंट्रोल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर, अब एक सिंगल पर्सन हर स्टेट में नहीं जा सकता. इंडिया जैसी कंट्री जो इतनी बड़ी है, जहाँ पे इतना बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, लोगों की इतनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं और इतने इकोनॉमिकल वेरिएबल्स हैं माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वन पर्सन टू टेकल ऑल दैट प्रॉब्लम्स. तो हम उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रोच करते हैं, जिसमें आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। नेक्स्ट इज आपके विलेजेस हैं जो वहाँ पे पंचायत हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं जिसे, वहाँ पे पंच हैं, सरपंच हैं, ठीक है। फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में छोटी छोटी सिटीज़ और टाउन्स में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, जहाँ पे एमसी हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं लोगों की, उस एरिया का डेवलपमेंटल चार्ज उनके पास होता है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक छोटे से छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होती है। नेक्स्ट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट लिस्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। यूनियन लिस्ट, द इश्यूज रिलेटेड टू द नेशनल इम्पॉर्टेंस, दैट इज द पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। ऑल द मैटर्स कंसर्न विद द पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज द स्टेट लिस्ट। कंकरेंट, करंट इश्यूज जो हैं लाइक मैरिज, डिवोर्स, transfer of property, child adoption, all these issues are related to concurrent list, and the residuary list related to the technology, or you can say software. रेजिडरी लिस्ट वो सब्जेक्ट है जो भी पावर्स या कह लो जो भी सब्जेक्ट्स ऊपर तीनों लिस्ट में नहीं है वो इस लिस्ट का पार्ट, राइट। अब देखो यूनियन लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट आपकी वो लिस्ट है जिसमें डिफेंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब हम नेशनल इंपॉर्टेंस इश्यूज़ की बात करते हैं जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं नेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आता है। स्टेट लिस्ट क्या होती है, जिसमें आप पुलिस की बात करो, ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, वो एक हर स्टेट का इंडिविजुअल मैटर है, तो इसीलिए उसको स्टेट लिस्ट में डाल दिया। कंकरेंट लिस्ट, करंट इशूज़, आए दिन ट्रांसफ़र में कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नया रूल आ गया, मैरिज में अब जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, अभी 3 तलाक कैंसिल किया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो क्या है ये कंकरेंट लिस्ट के पार्ट हमने इसलिए बनाए क्योंकि करंट सिचुएशंस में ये चीज़ें बदलती जाएंगी, बदलती ही जाएंगी, तो करंट टॉपिक्स जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। आई होप यू गेट इट, बिकॉज आपने ये लेजिस्लेटिव पावर्स वाला टॉपिक जो है आपने अपने 8th क्लास में भी पढ़ा है एंड आपने 9th क्लास में वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन में भी सब कुछ पढ़ा है। रूट्स ऑफ द फेडरेशन, that is the 2 types of roots. First is coming together federation and next is holding together federation. When we talk about the coming together federation, it is that kind of federation in which state coming on their own to form a bigger unit like USA, Switzerland and Australia. Holding together federation, अब देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है बेटा अमेरिका में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज इस तरीके से सेटअप की गई है कि हर पर्टिकुलर रीजन का ना अपना लॉ एंड ऑर्डर है, राइट, जिसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं उन्होंने एक बड़ा सा यूनिट बना लिया, ठीक है, और ऑलमोस्ट वो सेम चीज़ें चला रहे हैं अपनी, ठीक है। बेसिकली कमिंग टुगेदर फेडरेशन उन कंट्रीज़ में एक्सरसाइज कर सकते हैं हम जहाँ का एरिया कम है, पॉपुलेशन कम है, डेमोग्राफिक फीचर्स में वर्सटाइलिटी नहीं है, और जिसमें आप कह सकते हो पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव वेरिएबल्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन ये हमारे इंडिया में एक्सरसाइज हो रहा है क्योंकि ये जनरली बड़ी कंट्रीज़ में एक्सरसाइज होता है और इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, ओके। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी पावर्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो बच्चा, हमारे कंट्री में फेडरलिज्म बहुत तरीके से एक्सरसाइज हो रहा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया ना, फेडरलिज्म डिपेंड करता है डेमोक्रेटिक पॉलिसी से। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हमने सब्जेक्ट्स बना दिए लेजिस्लेटिव पावर में स्टेट, यूनियन, कंकरेंट एंड सो ऑन, बट एवरीबडी नोज हमारे इंडिया में इतनी करप्शन है कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को जेब में रख के घूमते। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीवन्स नेम बट इट जस्ट एन एग्जाम्पल जो हम जनरली फेस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस की अगर हम बात करें, वहाँ पर बिना जान पहचान और पैसे दिए काम नहीं होता, ठीक है। दूसरा, हायर पोजीशन वाला लोअर पोजीशन वाले को दबा कर ही रखेगा, उसको इन्फीरियर बना के ही रखेगा। दूसरा, हमारे इंडिया की बदकिस्मती ये है
कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारी एजुकेटेड ब्रांच है पॉपुलेशन की, वो लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं उस टाइम पे। कैसे? उनसे गलत काम करा के, ठीक है, उनको प्रेशराइज करके, और वो उन बेचारों को करना पड़ता है क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी अगर वो नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते, रिश्वत खाते हैं, और हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको इस बात के लिए तंग किया जाता है कि वो अपना काम अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। तो फेडरलिज्म मीन्स अगर आपने किसी को आईएएस ऑफिसर बनाया तो उसको प्रॉपर फ्रीडम दो ना फिर, कि वो अपने डिसीजन ले सके। ये नहीं ना कि लोग उसको कहें, धमकियाँ मारें कि भी हम तो मिनिस्टर से फ़ोन करा देंगे और तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। कभी आप देखो ट्रैफिक पुलिस की बात ले लो, चलो ट्रैफिक पुलिस सड़कों पे खड़ी होती है और लोग 100 रुपये में सारा लॉ एंड ऑर्डर साइड पे कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा देते हैं उसको 100 रुपया दे के, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका, किसी भी डीएसपी एसपी या उसके सीनियर ऑफिसर को फ़ोन करके उसकी बात करा दो। ये हमारे इंडिया में नॉर्मल चलता है। तो फेडरलिज्म वहीं प्रैक्टिस हो सकता है जहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हों, और ये डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ कैसी हैं। अब मीडिया ने अपना जो एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया है, अब जाके लोग डरने लगे हैं कि हमारी वीडियो बन जाएगी और वायरल हो जाएगी, तो लोग डरते हैं कि भी हाँ कोई गलत काम ना करें हम। करप्शन के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो फेडरलिज्म कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी एक्सरसाइज करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का काम ढंग से करने की मतलब परमिशन तो छोड़ो, उनको हजम ही नहीं होता, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो हायर लेवल पे बहुत करप्शन है हमारे गवर्नमेंट के, जो हायर लेवल है ना, हमारी हायर अथॉरिटी, देश को चलाने वाले कुछ राजे महाराजे और ऐसे से हैं सेनापति जो प्रजा को दबा कर रखते हैं। नेक्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। क्या कहने हैं हमारे इंडिया के, इतनी लैंग्वेज बोली जाती है कि पंजाबी की ही इतनी टाइप्स हैं, मलवई जट अलग लैंग्वेज बोलते हैं, दुआबे वाले अलग लैंग्वेज बोलते हैं, पंजाब में ही इतनी वेरिएशन है, हिमाचल के बॉर्डर लाइंस पे डोगरी बोली जाती है, किन्नौर में हल्की पहाड़ी बोली जाती है, हिमाचल में पहाड़ी बोली जाती है, ठीक है। तो क्या है ये, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद इंडिया इज़ वन कंट्री, हम बहुत नारे लगाते हैं, वी आर वन, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, बट प्रॉब्लम ये है कि साउथ में चले जाओ तो आपकी हिंदी किसी को समझ में नहीं आएगी, बिकॉज दैट आर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। तो लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसीज़, जैसे कि चलो पावर शेयरिंग से इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। फेडरलिज्म क्या था वहाँ पे, जर्मन और डच लोगों की लैंग्वेज अलग अलग थी, तो क्या प्रॉब्लम थी, जर्मन डच फ्रेंच तीनों की लैंग्वेज अलग। प्रॉब्लम यहाँ ये हुई कि फ्रेंच वाले अपना सिक्का जमाने के लिए, यानी कि आप कह लो अपनी सुपीरियरिटी बनाने के लिए उनको इन्फीरियर फील करा जाते थे, और कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर, अपनी डिग्निटी, अपनी डाइवर्सिटी, अपनी लैंग्वेज हर किसी के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी होती हैं कंट्रीज़ में लैंग्वेज के बेसिस पे। उधर श्रीलंका में सिन्हाला वालों ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी और को समझ आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है तो आए, नहीं आए तो ना आए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फ्रीली तभी काम कर पाएंगी जब वो लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी के मैटर को ध्यान में रख पाएंगी। और हमारे इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज की, और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतनी सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया ताकि हर कोई अंडरस्टैंड कर सके, एंड एवरी वन शुड नो अबाउट इट कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ द कंटेंट इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है हमारे राइट्स, क्या है हमारी ड्यूटीज़, क्या है गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया क्यों बनाया, उससे हमारे क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं हमें, और उसको हम अपनी पावर्स को, अपने राइट्स को किस हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर लैंग्वेज पॉलिसी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि हमारे इंडिया में ठीक ही नहीं होते, कुछ वैसे ठीक नहीं है, कुछ फेसबुक पे लोग ठीक नहीं रहने देते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जमातियों ने कोविड-19 को लेके दिल्ली में जो प्रॉब्लम किया, और जिसकी वजह से सडनली दिल्ली में कोविड-19 बढ़ गया, तो क्या हुआ, ऑपोजिशंस ने एक दूसरे के ऊपर
ब्लेम करने शुरू कर दिए कि आपकी गवर्नमेंट है, केजरीवाल क्या कर रहा था, केजरीवाल सो रहा था। अब सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है और दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो आम आदमी पार्टी की है। तो क्या होने लग गया, एक दूसरे को ब्लेम। तो कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट रिलेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फेडरलिज्म में। कई बार ऐसे होता है, अगर ऑपोजिशन पार्टी बैठी हो स्टेट में और सेंटर में कोई और पार्टी बैठी हो, आपस में बनती ही नहीं, किसी न किसी बात को लेके लड़ाई। जैसे फॉर एग्जांपल इन आर पंजाब रोज़ एक ही खबर सुनने को मिलती है, पार्शलिटी हो रही है राशन बांटने में। कोविड-19 के जो लोगों को राशन बांटा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी है पंजाब में, सेंटर में मोदी जी की पार्टी है, वो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं को राशन देते हैं जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं। कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स को वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऊपर से आए दिन आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रहता है, एक दूसरे के ऊपर डेक्लेमेशन चल रहा होता है, वो उसको गलत बोलेगा, वो उसको गलत बोलेगा, वो उसकी कमियां गिनाएगा, वो उसकी, सारा टाइम यही कंट्रोवर्सी। कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कॉलिशन गवर्नमेंट जैसे कर्नाटका में बनी, जब दो गवर्नमेंट सेम लेवल पे हो वोटिंग के टाइम पे, दोनों को सेम मेजॉरिटी मिली है, तो उसमें दोनों आपसी सहमति से मिल के गवर्नमेंट चलाती हैं, दैट इज़ द कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं आगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लिंग्विस्टिक पॉलिसी। हमारे इंडिया में इतनी लैंग्वेज थी, सबसे बड़ा बवाल ही वही था कि लैंग्वेज को कैसे सॉर्ट आउट करें। 1947 से लेके 2014 तक ये स्यापा रहा ही है और इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि 2014 में इंडिया की 29 स्टेट तेलंगाना बनानी पड़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इन 1947 some states were created on the basis of culture, language and geography। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो कुछ कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और जोग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए हमने कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया। जैसे कि नागालैंड, नागालैंड में आपको पता ही है ट्राइबल यूनिट्स बहुत हैं। झारखंड में सेम। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है वो एक ऐसी स्टेट थी जो कि अपने कल्चर को लेके बहुत ही ज़्यादा इनरिच थी, प्लस वो टोटली डिफरेंट थे हम लोगों से कह लो कि प्लेन एरिया के लोगों से या वैसे। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना ट्राइबल रीजन्स का अफेक्ट ज़रूर था, तो उनकी कल्चर और लैंग्वेज, उत्तराखंड में जैसे गढ़वाली बोली जाती है, ठीक है, झारखंड के लोगों की अलग लैंग्वेज है, नागालैंड वालों की अलग लैंग्वेज है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर और उनकी जोग्राफिकल फीचर्स को देखते हुए हमने इनको एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी हमारी मातृभाषा है और जो ये बात बोलते हैं वो महाबेवकूफ़ लोग, क्योंकि मदर टंग जो होती है वो बच्चा अपने सोशल बैकग्राउंड से एक्वायर करता है। जो मदर टंग का मतलब जिस कल्चर में वो पल रहा है, जिस कल्चर में वो बड़ा हो रहा है, वो उसकी मदर टंग। ठीक है, अगर कोई बिहार में है तो ऑब्वियसली उसको बिहारी लैंग्वेज आएगी, वो उसकी मदर टंग होगी क्योंकि लोकल इन्फ्लुएंस वो है, उसका कल्चर वो है। पंजाब में पढ़ रहा है तो पंजाबी आती होगी, महाराष्ट्र में पढ़ रहा होगा तो मराठी आती होगी। उस सेट की मेरी मदर टंग हिंदी है, ठीक है भाई, हिंदी होगी क्योंकि आपके कल्चर में हिंदी बोली जा रही है, पर हर जगह हिंदी नहीं बोली जा रही है। तमिलनाडु चल जाओ, लोग तेलुगु बोलेंगे, तमिल बोलेंगे, कन्नड़ बोलेंगे, मलयालम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं। आप बेंगलोर चल जाओ, आपको कन्नड़ और मलयाली लोगों का मिक्सचर मिलेगा। तो नेवर एवर से दिस थिंग, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी की तो प्लेस ही बहुत सुपीरियर है हमारी कंट्री में। हिंदी इज़ आइडेंटिफाई एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारे नेशन में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है, जो पूरे नेशन की लैंग्वेज है। ओके, लैंग्वेज पॉलिसी क्या डिसाइड की? हिंदी एंड 21 अदर लैंग्वेजेस आर आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया लैंग्वेज पॉलिसी में। ठीक है, अभी भी आप ना अभी हमारे यहाँ ना किसी उसमें जाना, पंजाब में अगर आप जाओ ना किसी ऑफिस में, तो आप देखना वहाँ पे ना इंग्लिश में बोर्ड लगा होता है। ठीक है, मतलब सो एंड सो कोई पर्सन का, फॉर एग्जांपल डॉक्टर रोहित। ठीक है,
तो वो डॉक्टर रोहित उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा होगा और नीचे पंजाबी में भी लिखा होगा, ताकि वहाँ के लोकल लोगों को वो चीज़ समझ आए। और बहुत से हमारे सरकारी दफ्तरों में यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में नेम प्लेट्स हिंदी में हो गई हैं, क्योंकि वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई। 5 लैंग्वेज फॉर्मूला था, दैट इज़ सो वाइड, उसका तो कहीं स्कोप ही बहुत ज़्यादा ऊपर है, आपके लेवल की बात नहीं है, उसमें तो बहुत कुछ है पढ़ने वाला। इफ़ यू गो फॉर द रिसर्च वर्क इन लैंग्वेज डेवलपमेंट तो आप उसमें पढ़ोगे 5 लैंग्वेज फॉर्मूला ऑफ आर लैंग्वेज पॉलिसी। ओके, तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया गया। इंग्लिश तो कभी हमारे मतलब की बनी ही नहीं, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की इलिटरेट है। और दूसरी बात, हम अपनी कल्चर से इतने ज़्यादा डीप रूटेड है, थोड़े कट्टर कह सकते हैं हम, कि हम अपनी रूट को भूलना नहीं चाहते। और कुछ लोग अभी भी वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज तो उनके बस की ही नहीं है, या ना ही वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर कंट्री में बोला जाता है, राइट, मोस्टली वर्ल्ड लेवल पे बोला जाता है। ठीक है, एज वेल एज फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं इसको। फॉरेन लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसको? फॉरेन लैंग्वेज इसलिए क्योंकि ये हमारी इंडिया की लैंग्वेज नहीं है। इसको ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में लेके आए, वुड डिस्पैच ने मैकुले मिनट में, लॉर्ड मैकुले ने जब मैकुले मिनट बनाया, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स की, तो उस टाइम पे 1854 के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट की गई, यानी कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स चला रहे थे उसमें उन्होंने रूल निकाला कि स्कूल एंड कॉलेजेस पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को ही रखना है। तो ये जितने भी चेंजेस हुए ना, ये ब्रिटिशर्स करके गए थे, तो इसीलिए इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कहा जाता है, कि फॉरेनर्स लेके आए थे हमारी अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट, हिंदी इज़ कंपल्सरी फॉर हिंदी स्पीकिंग एरियाज़। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हरियाणा में जॉब करनी है तो आपका हिंदी का पेपर 10th क्लास में पास होना चाहिए। आपने पंजाब में जॉब करनी है तो आपके पास पंजाबी क्लियर होनी चाहिए 10th क्लास में। ठीक है, इट्स अ कंपल्सरी। तो इस तरह से लैंग्वेज पॉलिसीज़ में क्या किया गया, लैंग्वेज पॉलिसीज़ में ये नए नए कह लो कि इनोवेशंस कह लो, अमेंडमेंट्स कह लो, या आप कह लो कि इस बेसिस पे लैंग्वेज पॉलिसी को बनाया गया। हिंदी इज़ कंपल्सरी फॉर हिंदी स्पीकिंग एरियाज एंड हिंदी इज़ नॉट कंपल्सरी। मदर टंग इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। अब जैसे बंगाल है, वेस्ट बंगाल, बंगालीज को कभी हिंदी बोलते हैं देखना, हाँ, मज़ा ही आ जाएगा सुन के। जेंडर ही बदल जाता है, ता ती तू ते सब खत्म हो जाता है। वो लड़की को बोलते हैं वो आया था, और लड़के को बोलते हैं वो आ गई। ठीक है ना, बिकॉज हिंदी इज़ नॉट देयर लैंग्वेज ना, वो एक्सेंट नहीं समझ पाते हैं, वो उसके मीनिंग को जस्टिफाई नहीं कर पाते। ऐसे ही साउथ में चले जाओ, वेरी लीस्ट पीपल नो हिंदी लैंग्वेज। तो इसीलिए ये स्टार्ट किया गया कि जो नॉन हिंदी एरियाज़ हैं, यानी कि साउथ रीजन है और आपका इधर से वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। तो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और ऑफिशियल वर्क में उनकी लोकल लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, और हिंदी कंपलसरी कर दी गई हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ के लिए, और हर स्टेट के लिए एक कंपलसरी उनकी लोकल लैंग्वेज। जैसे आप पंजाब में पढ़ो तो वहाँ पंजाबी कंपलसरी होती है, तो आपको पंजाबी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ योर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी। थैंक यू। बाकी के टॉपिक्स, गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप्स एंड कोलिशन गवर्नमेंट, मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड share the link of my channel and subscribe it. You will definitely get the notification of the next video, and I hope it will be helpful for you in effective learning. Thank you so much.